हेलो। फाइनली कितने चैलेंजेस है देखो आप, इतना आसान नहीं है भाई. आता ही तो दुसरा जो केबल होती ती तशीच ठेवायची, त्याला काय नाही करायचं ना ते नाही इथले. नाही नाही, असू दे. आता काही प्रॉब्लेम नाही तुमचं लेक्चर होईपर्यंत. हे आता असून दे भाऊ. झालं की फक्त धन्यवाद धन्यवाद. मोहसिन भाई को एक बार जोरदार तालियां. पूरे 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 25 मिनट बाद उन्होंने हमारा लेक्चर स्टार्ट किया है. ओके दोस्तों, कुछ मेहमान आज आए हैं देखने के लिए कि कैसे पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं. हमने तो सिर्फ सुना है मज्जा ही कर रहे, 2 दिन हुआ मेडिटेशन कराते हैं. हाँ, फाइनली टुडे इज आवर लास्ट सेशन फॉर CRI. देखो, अभी तक के डिस्कशन में हम लोगों ने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, एंटायर सब्जेक्ट, द बर्ड्स आई व्यू, हमारा जो टाइटल है, सब्जेक्ट टाइटल CRILW, उसको हमने समझ लिया था. हमने एक बेसिक डिस्कशन किया था कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग किसे कहते हैं. मैंने आपको कहा था कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग किसे कहते हैं, याद कैसे रखना है. कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग अगर जनरल मीनिंग में अगर मैं पूछूं जनरली व्हाट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, व्हाट इज CR जनरली? Reorganization of body corporate, reorganization of a body corporate for better efficiency or better profitability or to adapt to the dynamic environment. जनरल टर्म्स में अगर स्पेसिफिकली CR क्या है तो CR एक डैश है, CR एक कलेक्टिव टर्म है. ओ ताई, ताई तुमचं नाव काय? हां हां, तुम्हीच ऋतुजा ताई आहात तुम्ही. ओके. CR is a collective term for various different business transactions which is called माँ की कार. माँ की कार. कुछ स्टूडेंट सोचते हैं क्या गाली वाली दे देगा? नहीं भाई, माँ की कार मतलब M stands for mergers, A for acquisitions, again A for amalgamations, C for compromises, again A for arrangements, and R for रिकंस्ट्रक्शन दो टाइप्स का है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. ये सबको क्लियर है? जब भी हम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं उसके इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? नंबर 1 इफेक्ट, दिस इज अ चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर और शेयर कैपिटल, करेक्ट. नंबर 2, चेंज इन द शेयर होल्डर्स, चेंज इन कंट्रोल, चेंज इन द बिजनेस, चेंज इन द ऑपरेटिंग एंटिटीज. हर एक का एग्जांपल डिस्कस किया था मैंने आपसे, करेक्ट. आपके सामने अभी आपका CR का मॉड्यूल मैंने रखा है और जो मैं चीज अभी आपको बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना, ये हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, फॉर एवरी सब्जेक्ट. आपके मॉड्यूल के ये जो शुरुआती फर्स्ट पेज पर प्रोफेशनल प्रोग्राम में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप जैसे दिया है ना, आपने हर सब्जेक्ट की पढ़ाई स्टार्ट करते वक्त ये फर्स्ट 1 पेज और RCD में कुछ 2 पेजेस है, यहां पे CR में 1 पेज है, आपको पढ़ना ही है. ICSI इसमें आपको ये बताता है कि व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इन दिस सब्जेक्ट एंड हाउ टू अप्रोच दिस सब्जेक्ट. हमने जो कुछ भी पिछले 2 दिनों में पढ़ा है, मैंने इस फर्स्ट पेज को लेकर काफी कुछ उसमें इंक्लूड किया है. साथ ही साथ ICSI ने, अगर आप देखोगे इस फर्स्ट 2 पेजेस के बाद आगे ऑल द 13 चैप्टर्स ऑफ CR, कितने? 13 चैप्टर्स ऑफ CR का समरी दिया है. समरी, लेसन वाइज समरी दिख रहा है आपको? लेसन वाइज समरी. बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो इस बात को नोटिस करते हैं और वो सीधा मॉडल के चैप्टर से लिखना स्टार्ट करते हैं. आज मैं आपको बता दूंगा कि कैसे CR का अभी तक का हमारा डिस्कशन इन फर्स्ट 2 पेजेस में और समरी में छुपा हुआ है, हम लोग वो देखेंगे. साथ ही साथ मैं बता रहा हूं, आप ये हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो करोगे, राइट फ्रॉम गवर्नेंस से लेकर आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट तक. और ये क्यों करना है, मतलब आप किसी भी क्लास को स्टार्ट करने से पहले, जहां तक गवर्नेंस, RCD, CRI का सवाल है, मैं तो बेस ही यहां से स्टार्ट करता हूं. बाय चांस अगर किसी टीचर ने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लिया तो फर्स्ट चैप्टर देखने से पहले आपने ये 2 पेजेस पढ़ना बहुत जरूरी है, इन डिटेल में. अभी आपको पता चलेगा इसका बेनिफिट क्या है. लेट अस गो टू दैट डिस्कशन.
आप बोलोगे सर ये तो हमने सब पता है, इस तरह से आईसीएसआई ने प्रेजेंट किया वहां पर। लेट अस गो एंड रीड इट। प्रोफेशनल प्रोग्राम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन वाइंडिंग अप। क्या कहा है? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज अ कलेक्टिव टर्म आया ना, कलेक्टिव टर्म फॉर अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस। व्हिच आर द ट्रांजैक्शंस? मर्जर्स, अमालगमेशंस, एक्विजिशंस। तो ये क्या हो गया हमारा? मां की कार का मां हो गया। अरे यस और नो, ये मैंने नहीं बनाया है, समझ रहे ना अभी। उसके बाद में कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट्स एंड रिकंस्ट्रक्शंस आर ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइजेस इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। Corporate restructuring might result in changes like change in the share capital structure, दिख रहा है? उसके बाद change of shareholders, change of control, change of business, change of operating entities. We discussed the same thing. Corporate restructuring serves different purposes for different companies at different points of time. इसको लेकर भी कल हमने डिस्कस किया था। जब एलएनटी सीमेंट का डिवेस्टमेंट किया था एलएनटी ने, तो एलएनटी के लिए वो डिवेस्टमेंट था, वेराज अल्ट्राटेक सीमेंट, बिरला सुपर सीमेंट के लिए वो एक्सपांशन था। दोनों के लिए कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग था, बट एक के लिए डिवेस्टमेंट था और एक के लिए एक्सपांशन था। जो दिया ना, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग सर्व्स डिफरेंट पर्पसेस फॉर डिफरेंट companies at different points of time. It may take up various forms. The purpose of each of these restructuring activities is different, but each one of them is targeted to rebuild or rearrange the corporate structure. Rearrange the corporate structure. अब मैं यहां पर 1 मिनट लूंगा। उन्होंने कहा है कोई भी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग अगर आपको करना है, उसका पर्पज होता है टू रीबिल्ड और रीअरेंज द कॉर्पोरेट क्या रिस्ट्रक्चर। अगर मैं कहूं किसी भी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का पर्पस होता है टू रीबिल्ड द ऑर्गेनाइजेशन, हम ऑर्गेनाइजेशन को रीबिल्ड क्यों करना चाहते हैं? व्हाई एनी कॉर्पोरेट बॉडी वांट्स टू रीबिल्ड इट्स कॉर्पोरेट एंटिटी इन द कमिंग फ्यूचर? व्हाट इज द मेन इंटेंशन बिहाइंड इट? किसी भी कंपनी का मेन एम बिजनेस के अंदर क्या होता है? अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी बोलोगे तो मैं कहूंगा रिलायंस जियो ने जब 2016 में बिजनेस स्टार्ट किया था, अभी तक भी वो प्रॉफिटेबल नहीं है। HPCL एंड BPCL, आई कम टू दैट। HPCL एंड BPCL आपको पता है नवरत्नाज है, वो आज तक प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर मैंने आपको सवाल पूछा है किसी भी बिजनेस का स्टार्ट करने के पीछे का एम क्या है, अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी बोलोगे तो कोई भी बिजनेस शुरू ही नहीं हो सकता। बिकॉज बिजनेस में इनिशियल ईयर्स में क्या होता है? लॉसेस होंगे। आई वॉन्ट दैट आंसर अगेन। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के पीछे का बिजनेस का एम क्या होता है? मार्केट शेयर। लॉन्ग रन में सस्टेनेबल होने के लिए पहले शॉर्ट टर्म में सर्वाइव होना जरूरी है। कस्टमर बेस, मार्केट, आप सबके कस्टमर बेस, मार्केट, लॉन्ग शेयर, मैं कह सकता हूं ग्रोथ। कोई भी कंपनी बिजनेस में क्या चाहती है? ग्रोथ चाहती है। आप कभी मत कहो कि कंपनी बिजनेस में प्रॉफिट चाहती है। रिलायंस जियो ने जब इनिशियल लॉन्च किया 1 साल फ्री में दिया, 1 साल फ्री में दिया, बट उनका कस्टमर बेस बढ़ रहा था और बाद में चार्जेस लगाए और हम दे रहे। और जिस कंपनी का 0% मार्केट शेयर था, आज वो इंडिया की लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है। तो आई से कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू रीबिल्ड इट, बिकॉज कोई भी कंपनी का एम क्या होता है? ग्रोथ। यहां पे डिसमिस हो गया शायद, आई डोंट नो। ठीक है, आपको दिख रहा है कोई भी कंपनी का लॉन्ग टर्म एम क्या होता है? ग्रोथ होता है। अब अगर ग्रोथ होता है तो ग्रोथ को कैसे हासिल कर सकते हैं हम? हाउ ग्रोथ कैन बी अचीव्ड? कैन एनीवन टेल मी? क्या हो रहा है इसको? ग्रोथ कैसे अचीव हो सकता है? एनीवन? क्या हो रहा है? डबल डबल आ रहा है। ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर्स, ओके, गुड क्वालिटी, हाँ ठीक है। ग्रोथ हासिल करना है, रीजनेबल प्राइसिंग, ग्रोथ, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, रीजनेबल प्राइसिंग। अच्छा, मैं कहता हूं ग्रोथ कैन बी अचीव्ड ओनली इन 2 ways, only in 2 ways, and that is internal expansion, external expansion. सर कैसे?
इंटरनल एक्सपांशन, इंटरनल ग्रोथ कैसे होता है? इंटरनली ग्रोथ कैसे होता है? कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ इंटरनली अचीव कर रहा है। यू आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। हम में भी दो तरह से हमारा सेल्फ डेवलपमेंट होता है, एक इंटरनली, एक एक्सटर्नली। वी ग्रो इन लाइफ। इंटरनली कब होता है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मेडिटेशन। एक्सटर्नली कब होता है? कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का क्लास लगा दिया, किसी टीचर का भारी का मोटिवेशनल लेक्चर सुन लिया। अरे सुनो, तो हम में भी ग्रोथ होता है। तो वैसे ही कंपनीज का भी ग्रोथ होता है, और वो इंटरनली या एक्सटर्नली दोनों वेज में होता है। जो इंटरनली ग्रोथ होता है उसको हम नेचुरल ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल ग्रोथ, इंटरनली ग्रोथ। और उसको हम कहते हैं अक्सर क्या? ऑर्गेनिक ग्रोथ। जो एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, एक्सटर्नल वे में जो एक्सपांशन ग्रोथ होता है, उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ। क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक ग्रोथ। सर कैसे? ध्यान सुनना, कल मैंने डिस्कस किया था 1991 के न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पहले जितनी भी कंपनीज इंडिया में ग्रो होती थी, स्लोली स्टेडीली अपने बिजनेस को बढ़ाकर नया प्लांट एंड मशीन लाया, बल्क ऑर्डर आया, रिसोर्सेस नए, नए कस्टमर्स फाइंड किए, स्लोली एंड स्टेडीली ग्रोथ होता था। उसे हम इंटरनल वे में ऑर्गेनिक तरीके से ग्रोथ अचीव करना कहते थे। बट आज कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में ये इंटरनल ग्रोथ आपको लंबे समय तक मार्केट में सस्टेन करने के लिए हेल्प नहीं करेगा। यू हैव टू गो फॉर एक्सटर्नल एक्सपांशन इन ऑर्गेनिक ग्रोथ, और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग टॉक्स अबाउट दिस इनऑर्गेनिक ग्रोथ। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग टॉक्स अबाउट दिस इनऑर्गेनिक ग्रोथ। जो ऑर्गेनिक वे में ग्रोथ है ना, वो कंपनी खुद ब खुद कर लेगी। बट एक और एक 11 है, एक और एक 2 नहीं है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में एक कंपनी किसी और के साथ मिलकर जब अपने बिजनेस को आगे लेके जाएगी, तब हम कहेंगे कंपनी वहां पर इनऑर्गेनिक तरीके से ग्रो हुई। इसका एक बहुत सिंपल और बहुत अच्छा सा केस स्टडी आपको समझाता हूं, मजा आएगा आपको। टाटा स्टील कंपनी नाम सुना है? टाटा स्टील कंपनी का आज वर्ल्ड के टॉप 10 स्टील कंपनीज में से एक कंपनी है। एक जमाने में टाटा स्टील 2007 में वर्ल्ड की नंबर 55th, कितना? वर्ल्ड्स नंबर 55th स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुआ करती थी। 2007 की बात मैं कर रहा हूं। और 2007 में अमेरिका में क्राइसिस आया था, सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस। अगर आप फंडिंग रियल एस्टेट पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया सर देंगे, या सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस के बारे में अगर आपको जानना है तो गूगल आउट जरूर करना। वो टाटा स्टील कंपनी जब वर्ल्ड्स नंबर 55th कंपनी थी, रतन टाटा का ड्रीम था, वो 2010 में रिटायर होने वाले थे एज अ टाटा ग्रुप्स चीफ सीईओ। बाद में साइरस मिस्त्री आए, सबको पता है ना। सो ही वांटेड टाटा स्टील इन हिज टेन्योर टू बी नंबर 1 स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। 2007 में जब यूएस में सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस आया, यूएस की एक नंबर 1 स्टील कंपनी, वर्ल्ड्स नंबर 1 स्टील कंपनी थी, और वो थी कोरस। नाम सुना आपने? अभी आपने टाटा कोरस के नाम से सुना होगा। ये कोरस कंपनी का कैसा इनऑर्गेनिक ग्रोथ टाटा स्टील ने हासिल किया, आप सुनोगे आप भौचक्का हो जाओगे। टाटा स्टील को जब नंबर 1 बनना था, टाटा स्टील कौन से नंबर पे थी? वर्ल्ड्स नंबर 55th, एंड कोरस वाज वर्ल्ड्स नंबर 1 स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और किसने किसको एक्वायर किया है? टाटा स्टील ने कोरस को एक्वायर किया है। यकीन नहीं होता है ना? ये इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा मर्जर है, और उस मर्जर को हम कहते हैं रिवर्स मर्जर। रिवर्स मर्जर क्यों कहते हैं? वर्ल्ड्स नंबर 55th ने वर्ल्ड्स नंबर 1 को एक्वायर किया। अक्सर दिमाग में सवाल आता, सर ये कैसे पॉसिबल है? हाउ इज दिस पॉसिबल? ये इसलिए पॉसिबल हुआ बिकॉज वहां पर रतन टाटा का विजन था। और आप वो स्टोरी सुनोगे, यू विल बी सरप्राइज्ड। ये कोरस पर ये दिन क्यों आए? यूएस में जो सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस था, उस क्राइसिस के बारे में आपको बता दूं। आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में सुना है, रियल एस्टेट के बारे में सुना है। तो यूएस में क्या होता था? यूएस के अंदर मान लो सुबोध को, मान लो सुबोध यूएस सिटीजन है, और सुबोध को यूएस में घर लेना है। सुबोध को घर लेना है, सुबोध ने एक घर देखा $5,000 में, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। तो सुबोध उस मकान मालिक से जिससे घर खरीद रहा है एग्रीमेंट करेगा, $5,000 में घर खरीदना है। एंड एग्रीमेंट होने के बाद सुबोध वो एग्रीमेंट बैंक में दिखाएगा। बैंक $5,000 का एग्रीमेंट देखकर सुबोध को $4,500 का लोन दे देगी। सुबोध को जेब से कितना डॉलर लाना है? सिर्फ $500। $5,000 में सुबोध का घर आ गया। अब सुबोध ये घर आगे किसी और को बेचता था, मान लो $25,000 में। जिसने $25,000 में खरीदा,
उसने एग्रीमेंट सुबोध के साथ किया $25,000 का एग्रीमेंट। उसने कहां पर दिखाया? बैंक में। बैंक ने उस पर 90% मतलब 22,500 लोन दे दिया। उस पर्सन ने कितना डाला? $2,500 सिर्फ। ऐसा करते करते जब वो घर $1,00,000 में बेचा जाता था, जो खरीदता था वो बैंक में एग्रीमेंट देता था। एग्रीमेंट पर बैंक 90,000 का लोन देती थी और उस 90,000 के लोन मिलने पर वो जेब से कितना डालता? 10,000 और $1,00,000 का घर उसे मिल जाता था। ये तब तक सही चल रहा था जब तक सेलर्स को बायर मिल रहे थे। जब $1,00,000 का जिसने घर खरीदा, वो जब उस घर को बेचने के लिए मार्केट में गया और उसको कोई बायर नहीं मिला, तो अब 90,000 का जो लोन उसने लिया हुआ था उसका ईएमआई देने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। यू गेटिंग माय पॉइंट? उसका ईएमआई देने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। तो ऐसा एक नहीं, ऐसे हजारों लाखों सुबोध थे यूएस में जिन्होंने इस तरह से लोन लिए थे। मैं जस्ट नाम ले रहा हूं। और ऐसे लोगों ने वहां पर बैंक्स के ईएमआई को पे करने के लिए डिफॉल्ट कर दिया। और बैंक्स का एक साथ डिफॉल्ट होने के कारण बैंक्स के पास जो पैसा होता है वो डिपॉजिटर्स का होता है। बैंक्स के पास जब लोन का ईएमआई नहीं आया, बैंक्स डिफॉल्ट हुए और पता चला लोन रिपे नहीं हो रहा है, तो डिपॉजिटर्स पैसा मांगने आए, बैंक के पास पैसा नहीं था। और ऐसे समय पर यूएस में वो सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस आया और वर्ल्ड पूरे इकोनॉमी में, जब यूएस ट्रबल में आता है ना, पूरी दुनिया को ट्रबल में लाते। तो यूएस ने उस वक्त जो यूएस के एक लेमन ब्रदर्स, मेरिल लिंच, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स थे, वो बैंकरप्ट हो गए। और उस माहौल में वर्ल्ड के सारे लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स ने क्या किया था? लोन देना बंद कर दिया। वर्ल्ड के सारे कमोडिटीज के दाम नीचे आने लगे, पत्तों की तरह नीचे आने लगे। स्टॉक मार्केट जो मैंने आपको कहा था, याद है ना, कल 2008 में जो हमारा सेंसेक्स 21,200 था, वो 7,700 आया। याद है ना अनिल मुकेश अंबानी की स्टोरी? तो वो जो सेंसेक्स 7,700 आया था, क्यों आया था? बिकॉज अमेरिका ने वर्ल्ड के जितने भी इकोनॉमीज में अपने पैसे लगे हुए थे, वो पैसे विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज दे वर इन प्रॉब्लम। अब मज्जा सुनो। कोरस कंपनी जो यूएस की नंबर 1 कंपनी थी, उनके वर्ल्ड में 4 स्टील प्लांट थे। कितने? 4 स्टील प्लांट्स। एक स्टील प्लांट को, मेरी बात ध्यान सुना, एक स्टील प्लांट को सेटअप करने के लिए, सिर्फ खड़ा करने के लिए 15 साल लगते। इंस्टॉलेशन 15 ईयर्स। उसके बाद ब्रेक इवन होने के लिए 20 साल। मतलब अगर एक स्टील प्लांट को प्रॉफिटेबल बनना है तो उसको प्रॉफिटेबल बनने के लिए कम से कम 35 से 40 साल लगते हैं, 35 to 40 ईयर्स। और ऐसे कोरस के कितने स्टील प्लांट्स थे? 4। कोरस को उस डिफिकल्ट टाइम्स में, जब कमोडिटीज के दाम नीचे आ रहे थे, डेटर्स ने पैसा देना बंद कर दिया था, सेल्स हो नहीं रहे थे, तो कोरस ने अपना रिजर्व यूज किया अपने फिक्स कॉस्ट को पे करने के लिए, सैलरीज, वेजेस, एवरीथिंग। बट धीरे धीरे ऐसा हुआ, डेटर्स डिफॉल्ट करने लगे, सेल्स हो नहीं रहे, सारे रिजर्व्स खत्म हुए। और वर्ल्ड्स नंबर 1 कंपनी प्रोडक्शन करेगी भी क्यों? बिकॉज जो प्रोडक्शन है वो वैसे भी क्या है? ठप पड़ा हुआ है। देयर इज नो बायर्स। कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्टिंग पड़ा ना आपने, वो बढ़ने लगा। ऐसे समय पर कोरस के जब रिजर्व्स खत्म हो गए, तो रतन टाटा को उसमें एक अपॉर्चुनिटी नजर आई। रतन टाटा ने अपने 3 लोगों की टीम कोरस के मैनेजमेंट से बात करने के लिए भेज दी और उनको कहा ऐसे कठिन समय में हम आपकी मदद करेंगे, और उनको समझा दिया सब कुछ। जब टीम कोरस के मैनेजमेंट से बात करने गई, आपको क्या लगता है? उन्होंने उनको बहुत अच्छे से वार्म वेलकम किया होगा। आप सोचो, वर्ल्ड्स नंबर 1 स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को मदद करने के लिए कौन आया? वर्ल्ड्स नंबर 55। मैनेजमेंट ने उनसे बात भी नहीं किया, हकाल दिया उनको, हड़ बोला, हड़। मतलब जब वो आए उनसे मिले भी नहीं कोरस का मैनेजमेंट, उन 3 लोगों की टीम से, उनको बोल दिया हड़, नो वी डोंट वांट योर प्रपोजल, वी आर गुड। वापस आए, रतन टाटा को यह बात बताई गई, दे डिड नॉट मीट ऑल्सो। रतन टाटा का कोई दिक्कत नहीं। 2-3 महीने चले गए, कोरस के एम्प्लॉयज की लगभग 6 महीने की तनख्वाह आउटस्टैंडिंग हो गई थी, एरियस में थी। रतन टाटा को जब ये पता चला, रतन टाटा ने सोचा अब ये मौका हाथ से नहीं जाना देना चाहिए, मैं खुद इस बार रिप्रेजेंट करूंगा। रतन टाटा खुद इस बार उन टीम के साथ लीड करते हुए रिप्रेजेंट करने गए। अब रतन टाटा जो एक स्टील कंपनी के, टाटा ग्रुप के सर्वे सर्वा है, उनको तो हकल नहीं सकते। तो मैनेजमेंट ने सोचा चलो ठीक है, अब वापस आया दूसरी बार, चाय पानी पिला के रवाना कर देते। रतन टाटा बैठे, चाय पानी पिलाया गया, सब कुछ। रतन टाटा ने कहा मैं समझता हूं आपका दुख, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मैं आपको टेक ओवर करूं, बट मैं ये समझता हूं लेट अस वर्क ऑन अ विन विन मॉडल। मुझे अभी आपकी कंपनी की जो परिस्थिति है वो पता है, आपके 4 स्टील प्लांट्स के एम्प्लॉयज की सैलरीज पिछले 6 महीनों से पेंडिंग है।
मैं आपके पास एक ऑफर लेके आया हूं, आप ऑफर सुन लो, अगर आपको ऑफर अच्छा नहीं लगे तो आप आपके रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैनेजमेंट ने कहा चलो ठीक है, आप आए हो बोल दो। इन्होंने कहा अगर आज टाटा स्टील और कोरस एक साथ आते हैं, कोरस का कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ कोरस के आगे नाम लगेगा टाटा, टाटा कोरस बन जाएगा, सारे एम्प्लॉइज वही रहेंगे, सारे मैनेजमेंट के लोग वही रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। हर एम्प्लॉय की जो पिछले 6 महीने की आउटस्टैंडिंग सैलरी उसको डे 1 पर दी जाएगी और अगले 6 महीने की सैलरी इन एडवांस दी जाएगी। उसके साथ साथ कोरस के हर शेयर होल्डर को अगर $100 का एक शेयर है तो उसको 12 टाइम्स मतलब $1200 पर शेयर दिया जाएगा। समझ रहे आपको? यह बात उन्होंने मैनेजमेंट को कही, मैनेजमेंट ने सुना, अच्छा लगा, उनका ठीक है हम सोचेंगे, विचार करेंगे। रतन टाटा चले आए, फिर भी अगले 1 महीने तक मैनेजमेंट ने रिप्लाई नहीं दिया, बिकॉज वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था ना, फीलिंग था कैसे भाई हम नंबर 1 और वो 55th, वो हमें ऑफर देके गए, पॉसिबल ही नहीं। हालांकि उस वक्त टाटा ग्रुप के पास भी पैसा नहीं था, मैं आपको बता दूं अंदर की बात, टाटा ग्रुप के पास भी पैसा नहीं था, बिकॉज टाटा मोटर्स ने कुछ 1 साल पहले ही जैगवार लैंड रोवर, सुना है ना, यूके बेस्ड ब्रांड, उनको एक्वायर कर लिया था, तो टाटा ग्रुप का सारा पैसा उधर चला गया था। रतन टाटा ने सोचा था कि भाई हम ये जो करेंगे बैंक से लोन लेंगे, बट वो एक अलग स्टोरी, उस पर मैं आऊंगा बाद में। जैसे ही 1 महीना हो गया, मैनेजमेंट ने कोई उस पर रिप्लाई नहीं दिया, तो कोरस के शेयर होल्डर्स ने ईजीएम खुद कॉल की और ईजीएम में उन्होंने मैनेजमेंट को बोला हाँ बोलो हाँ, इतना अच्छा ऑफर, बिकॉज यूएस के शेयर होल्डर्स जिनको $100 के ऊपर $1200 मिल रहे थे, उन्होंने फोर्सिवली मैनेजमेंट को हाँ बोलने लगा और मैनेजमेंट को उनके दबाव में आकर हाँ कहना पड़ा और कोरस बन गया टाटा कोरस। अब मजे की बात यहां से स्टार्ट होती, जैसे ही टाटा कोरस का मर्जर अनाउंस हो गया, आपको क्या लगता है टाटा स्टील का स्टॉक प्राइस उस वक्त क्या था पता है आपको? 1200 रुपीज पर शेयर प्राइस था। तो ये मर्जर के बाद क्या प्राइस बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? पत्तों की तरह स्टॉक प्राइस नीचे गिरने लगा, एंड दैट स्टॉक प्राइस विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 6 months came down to 110 रुपीज। 1200 रुपए का शेयर 110 रुपए में। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडिंग एनालिस्ट, इक्विटी एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट ने टाटा स्टील को राइट ऑफ कर दिया। उन्होंने कह दिया ये कंपनी कभी भी ये मर्जर कंप्लीट नहीं कर पाएगी और टाटा स्टील डूब जाएगी, वर्ल्ड नंबर 55 कभी भी वर्ल्ड नंबर 1 को एक्वायर नहीं कर पाएगी, इस तरह से कंपनी डूब जाएगी, कंपनी के शेयर बेच दो। उल्टा हुआ, और ये स्टॉक प्राइस सिर्फ टाटा स्टील के साथ नहीं हुआ, सारे टाटा ग्रुप के शेयर नीचे आने लगे। देखो संकट जब आता है तो कैसे आता है। और यहां पर तो ये हुआ, दूसरी तरफ मीडिया में पूरा एक कैंपेन चला गया जहां पे कहा गया रतन टाटा को क्या लगता है इतना ऑफर देने के लिए कोरस को, उनका थोड़ी पैसा है, ये तो टाटा के शेयर होल्डर्स का पैसा है, शेयर होल्डर्स की मेहनत की कमाई है, और उन्होंने इतना उनमें बांट दिया। जिस तरह से रतन टाटा को विलन बनाया गया, मीडिया आपको पता है कैसे होती है, एक जन के पीछे अगर लग गई तो खत्म। आपने देखा ही है काफी रिसेंटली, अगर आपने सुना होगा तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में वो कौन लड़की थी, देखो आप सबको पता है, रिया चक्रवर्ती। तो मीडिया जब एक किसी के पीछे लगी तो उसको बराबर विलन करके छोड़ देती है। रतन टाटा को विलन बनाया गया, टाटा ग्रुप के सारे शेयर्स के दाम नीचे आ रहे, रतन टाटा विलन बन गए, और ये मर्जर के लिए पैसा देना है, करेंगे तो क्या, बैंक्स ने लोन देना बंद कर दिया है बिकॉज वर्ल्ड में क्राइसिस चल रहा है। रतन टाटा को आनंद फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करनी पड़ी, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सबको, आपकी बात मैं समझता हूं कि मैंने इतना ऑफर दिया, बट आपने इसके पीछे का मेरा थॉट नहीं देखा। अगर मुझे आज टाटा स्टील को नंबर 1 बनाना है तो मुझे 4 स्टील प्लांट उनके जैसे सेटअप करने के लिए 15 से 20 साल लगेंगे, ब्रेक-इवन होने के लिए 25 साल लगेंगे, मतलब मैं नंबर 1 अगले 35-40 साल बाद बनूंगा। आज उनको एक्वायर करके मैं डे 1 पर नंबर 1 बनाऊं, अगले 35-40 सालों में जो प्रॉफिट मुझे वहां से आने वाला है, जितना मैंने दिया है उससे 100 गुना ज्यादा आने वाला है। ये थॉट किसी ने रखा ही नहीं था। रतन टाटा की ये बात कहने के बाद अगले दिन मीडिया, रतन टाटा इज अ ट्रू लीडर, ही हैज अ वेरी गुड विजन, ही इज द मेन पर्सन बिहाइंड जेआरडी टाटा। फिर उनका कंपैरिजन जेआरडी टाटा के साथ किया जाने लगा, कैसे विजनरी वो थे एंड ऑल दैट। ये जो टाटा स्टील और कोरस का मर्जर था दोस्तों, एक लैंडमार्क मर्जर था, बिकॉज इट वॉज अ रिवर्स मर्जर। और ये रिवर्स मर्जर में टाटा स्टील ने, जो वर्ल्ड नंबर 55 स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वो एक दिन में वर्ल्ड नंबर 1 बन गई थी उस 2008 में। उसके बाद एक अलग स्टोरी है, चाइना ने इनिशियली फिर इस मार्केट में एंट्री किया, और आज चाइना की जो स्टील कंपनीज है वो 3-4 वो बड़ी कंपनीज है, बिकॉज चाइना ने जिस तरह से
इनऑर्गेनिक वे में एक्सपांशन किया लास्ट 12 to 13 ईयर्स में, तो उनका काफी बिजनेसेस बढ़ गए, हालांकि उतने ही फास्ट वो नीचे भी आ रहे हैं अभी फिलहाल। अगर आप न्यूज और पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक न्यूज जानते हो तो चाइना में अभी एवर ग्रेड क्राइसिस हुआ है। जैसे यूएस में हुआ अभी सब टाइम क्राइसिस, वैसे ही चाइना में भी चल रहा है, वैसे ही चाइना में चल रहा है, अभी शुरुआत है। एनीवेज, इनऑर्गेनिक ग्रोथ करेक्ट विथ अ फास्ट वे, वर्ल्ड्स नंबर 55 बिकमिंग वर्ल्ड्स नंबर 1। हाँ बेटा, यस, आई कम टू दैट पॉइंट। अब मेरी बात सुनो, डोंट वरी। जब ये हुआ, बराबर पॉइंट किया ना उसने, जब ये सब हुआ, अब टाटा स्टील को पैसा देना था, इंडियन बैंक्स ने लोन देना बंद कर दिया था, बिकॉज वो हमारे बैंक के पास पैसा था, बट डरे हुए थे सब लोग। बोलते ना, अगर आपने बाजू वाले को 2 झापड़ पड़ जाए तो अपन भी चुप बैठ जाते। तो वैसे डरे हुए थे सारी इंडियन बैंक्स, क्योंकि यूएस के बैंक बैंकरप्ट हो गई थी। अब टाटा ग्रुप ने सोचा, करे तो क्या करे, करे तो क्या करे। उस वक्त टाटा ने अपने नाम को कैपिटलाइज करने का फैसला किया। टाटा स्टील को जो पैसा लगा वो टाटा सन्स ने पहले जुटाया, और टाटा मोटर्स को जो पैसा देना था जैगवार लैंड रोवर को, वो टाटा सन्स ने इस बार नहीं दिया। और टाटा मोटर्स ने क्या किया, उन्होंने शेयरहोल्डर्स का राइट इशू लाया और डिपॉजिट स्कीम, डिपॉजिट चैप्टर पढ़ा है ना, पब्लिक डिपॉजिट स्कीम अनाउंस किया। क्योंकि वो जो क्राइसिस था, वो क्राइसिस कोई लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम तो रहने वाला नहीं था। इसलिए मैं अक्सर सीलॉ में स्टूडेंट्स को बताता हूं कैसे डिपॉजिट्स कंपनी रेज करती है। तो वो जो डिपॉजिट था मिनिमम 6 मंथ मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए था। टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप ने सोचा ये जो भी फिलहाल चल रहा है वर्ल्ड की इकोनॉमी में, वो साल 2 साल में थम जाएगा। अभी हमारी जो नीड है, वो नीड हम हमारे शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स, पब्लिक जनता जनार्दन के पास जाएंगे। और उन्होंने डिपॉजिट स्कीम अनाउंस किया, जिसमें उन्होंने 11.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिपॉजिट एक्सेप्ट किए फ्रॉम द शेयर होल्डर्स एंड फ्रॉम अदर देन शेयर होल्डर्स, पब्लिक से 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट से उन्होंने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया। और लोगों को कहा, अरे 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट में। टाटा ने किसका नाम यूज किया, अपना ब्रांड यूज किया। टाटा जब पैसा मांग रहा है, लोग खुशी खुशी दे रहे ना, बैंक से एफडी निकाल के दे रहे। बैंक में अगर 9% मिल रहा है, इधर 11.25, लो भाई टाटा ने पूरा पैसा जनता से कलेक्ट किया। और जैसे ही साल 2 साल बाद इकोनॉमिकल सिचुएशन ठीक हो गई, बैंक से लोन लेकर डिपॉजिट्स को रीपे किया गया। बिकॉज आपको पता है, अगर डिपॉजिट्स लिए तो उनका पहले रीपेमेंट होना चाहिए। डिपॉजिट को रीपे किया गया और उसके बाद धीरे धीरे करके टाटा ग्रुप पटरी पर आया। अभी भी पिछले 3-4 सालों में टाटा ग्रुप वाज नॉट डूइंग वेल। ये तो 2020 के स्टॉक मार्केट के अभी हाइपर बुल रन में टाटा ग्रुप इज एट इट्स पीक। रीजन, जब टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को एक्वायर किया, 18,000 करोड़ में एक्वायर किया। जिस दिन ये न्यूज आई कि टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपीस में एक्वायर किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसी दिन, उस एक दिन में टाटा ग्रुप का मार्केट वैल्यूएशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन 70,000 करोड़ से बढ़ा। मतलब पैसा टाटा ग्रुप ने नहीं दिया है, समझना आप। यही स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा फंडा है। जिनको समझा वो ठीक, जिसको नहीं समझा वो पोगो देखो। अरे भाई, जिस दिन ये न्यूज आई 18,000 करोड़ में एक्वायर किया, उसी दिन टाटा ग्रुप के सारे शेयर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितने करोड़ से बढ़ी? 70,000 करोड़ से बढ़ी। तो एंड ऑफ द डे पैसा कहां से जाने वाला है? हाँ, और इसलिए वो हम अक्सर वो डिस्कस करते हैं, ये है टाटा एयर इंडिया, वो ऐसा उन्होंने इस तरह से दिखाया, एयर इंडिया, ये इंडिया का ए एंड में ना, और ये एयर का ए एंड में। तो ये टाटा, पहले पता ना एयर इंडिया बिलोंग टू टाटा ओनली। तो उन्होंने वेलकम बैक एयर इंडिया जो कहा ना, तो वेलकम बैक एयर इंडिया में यहां से ए हट गया और यहां पे आके ए बस गया। तो टाटा के 2 एज जब एयर इंडिया में जुड़ गए तभी वो एयर इंडिया बनता है। मतलब एयर इंडिया वाज मेड फॉर टाटा, ऐसा उनको दिखाना था। दे कैंपेन इन दैट वे। आपको ये शायद पता है कि नहीं, आई डोंट नो कितने स्टूडेंट ने देखा है नहीं देखा है, बट दिस इज द स्टोरी बिहाइंड इट। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये जिस तरह से मैं एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, ऐसे ही कॉन्सेप्ट डिस्कस करने। मैं आपको एक और केस स्टडी सुनो, आपको एक ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। आप सबने बायबैक ऑफ शेयर्स कॉन्सेप्ट पढ़ा है। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा सीआर का, उसमें टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में बायबैक ऑफ शेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड यू विल सरप्राइज टू नो,
बायबैक ऑफ शेयर्स जो आपने अभी तक सिलो में पढ़ा है वो बहुत बेसिक पढ़ा है। यहां पर बायबैक ऑफ शेयर्स का पूरा पोस्टमार्टम करने वाला हूं मैं। और उसमें एक बायबैक ऑफ शेयर्स कोई भी कंपनी क्यों करती है, कोई बोलेगा व्हाई अ कंपनी डज बायबैक, बायबैक क्यों करती है कंपनी? अर्निंग पर शेयर बढ़ाने के लिए। अच्छा, कंपनी अर्निंग पर शेयर बढ़ाना चाहती है, ठीक है। सरप्लस वापस करने के लिए, ठीक है। अर्निंग्स पर शेयर बढ़ाने के लिए, सरप्लस वापस करने के लिए, और कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए, फेयर इनफ। और टू अवॉइड होस्टाइल टेक ओवर, टू प्रोवाइड एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। एब्सोल्युटली करेक्ट। बायबैक करने के पीछे का सबसे पहला पर्पस होता है शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ाना। अब वो क्या है, सबको पता है कैसे बढ़ता है। बायबैक कर लिया तो डेफिनेटली जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले जो 100 शेयर में डिवाइड होता था अब वो 80 शेयर में डिवाइड होगा, तो अर्निंग्स पर शेयर बढ़ेगा। बायबैक से कंपनी के पास जो सरप्लस कैश है कंपनी वो शेयर होल्डर्स को देगी, तो उसमें फायदा क्या होगा? ध्यान सुना। सो बोलते सर सरप्लस कैश शेयर होल्डर्स को क्यों देना है? बिकॉज सबसे कॉस्टलीस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटल कौन सा है? इक्विटी। अगर कंपनी का जब ऑल इज वेल है उस वक्त कंपनी ने बायबैक कर दिया तो कंपनी अपना लॉन्ग टर्म डिविडेंड का जो बर्डन है वो कम कर रही है। व्हेन ऑल इज वेल उस वक्त कैपिटल को रीपे करके बर्डन कम कर लो, ये सेकंड पर्पस है। और बायबैक प्रोवाइड्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। वो कैसे, कोई बता पाएगा हाउ बायबैक कैन हेल्प यू एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म? उसी के ऊपर हमारे केस स्टडी है। और एक बायबैक का पर्पस है, इट प्रोवाइड्स एग्जिट रूट टू द शेयर होल्डर्स। उसके ऊपर भी केस स्टडी, वो दोनों केस स्टडी में आपको बताऊंगा, बिकॉज आपने सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ा होगा, मुझे पता है, आई नो। बायबैक कैसे आपके लिए कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म है उसकी एक स्टोरी, और ये स्टोरी इसी हमारे केस स्टडी से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूं। आपको मैंने कहा ना टाटा स्टील का स्टॉक प्राइस 1200 रुपए से कहां तक आ गया था? 110 रुपए। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, आर्सलर मित्तल, लक्ष्मी निवास मित्तल, वो भी स्टील किंग है, पता है आपको? उनकी कंपनी पॉस्को, सुना है कि नहीं? पॉस्को, लक्ष्मी निवास मित्तल की जो कंपनी है स्टील कंपनी पॉस्को, वो भी स्टील आइकॉन कहते हैं उनको भी। जैसे लक्ष्मी निवास मित्तल को पता चला कि टाटा स्टील ने जो कोरस का मर्जर किया है उस मर्जर से टाटा स्टील को राइट ऑफ कर दिया गया है, लक्ष्मी निवास मित्तल तो इतने बड़े स्टील की उन्हें पता था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, टाटा ग्रुप इतना बड़ा है, तो उन्होंने एक मन ही मन ख्वाब देख लिया। उस वक्त टाटा सन्स का टाटा स्टील में 44% होल्डिंग था। कितना? 44%। तो पब्लिक के पास कितना था? 56%। तो लक्ष्मी निवास मित्तल ने सोचा अगर मैं धीरे धीरे करके टाटा स्टील के मार्केट से शेयर्स एक्वायर कर लूं, 45% अगर कर लूं 44% से ज्यादा, तो मैं टाटा स्टील का क्या मैनेजमेंट कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता हूं। और उन्होंने अपने इनडायरेक्ट वेल विशर्स के थ्रू, लक्ष्मी निवास मित्तल ने अपने वेल विशर्स के थ्रू टाटा स्टील के जब 110-20 रुपए रेट था उस वक्त 20% शेयर्स मार्केट से खरीद भी लिए। कितने? 20% शेयर्स यहां से खरीद लिए। अब ये न्यूज कहीं तो रतन टाटा के कानों तक पहुंची कि लक्ष्मी निवास मित्तल ने लगभग टाटा स्टील की 20% शेयर्स एक्वायर किए और वो होस्टाइल टेक ओवर करने के फिराक में है। जैसे ही रतन टाटा को ये पता चला, अब ऐसे कठिन समय में रतन टाटा ने अपने सारे शेयर होल्डर्स की मीटिंग कॉल की और टाटा स्टील ने उस कठिन समय में बायबैक अनाउंस किया। क्या अनाउंस किया? बायबैक। अब बायबैक अनाउंस किया तो मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, मान लो 100 शेयर्स थे, 44 टाटा सन्स के पास थे, 56 पब्लिक के पास थी, उस पब्लिक में से 20 ऑलरेडी किसके पास आ गए थे? लक्ष्मी निवास मित्तल के पास। तो जब बायबैक किया गया, ये बचे हुए जो 36 थे उनमें से और 20 टाटा स्टील ने खरीद लिए, बायबैक कर लिए। तो बायबैक करने से अब ये कितने बचे? 16 ही बचे ना। अब कहा कितना करना है बाय करो, बिकॉज ऐसा करने से अब ये 16 खरीद भी लेंगे तो 20 + 16 की होगा 36 होगा। अरे 20 + 16 अगर इन्होंने पूरे के पूरे ले भी लिए तो कितना होगा? 36 होगा। तो टाटा सन्स का जो पहले 44% होल्डिंग था, 20 शेयर्स बायबैक करने से वो होल्डिंग मोर देन 50% के ऊपर चला गया। होल्डिंग मोर देन 50% के ऊपर चला गया। एंड दैट बायबैक प्रूव्ड एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म फॉर द कंपनी। समझ रहे क्या? इतना जबरदस्त वो स्टोरी था। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, और जब आप प्रैक्टिकल एग्जांपल से लिंक करोगे ना आपको मजा आएगा। वैसे में जो सेकंड का ना बायबैक आपको एग्जिट रूट देता है शेयर होल्डर्स को, उसका भी इंडियन कंपनी आज भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। आपने सुना होगा उस कंपनी का नाम GTL, नहीं सुना है तो सुन लो अभी। ग्लोबल टेलीलिम्स, ग्लोबल टेलीफिल्म्स, ऐसी वो कंपनी है। टेलीफोनिक ऑप्टिक केबल होती है ना, ऑप्टिक केबल जो टेलीफोन लाइन का होता है, वो ऑप्टिक केबल बनाती है कंपनी।
2004 में जब हमारा सेंसेक्स 4500 था, उस वक्त इस स्टॉक का कीमत था 200 रुपए, कितना, 200 रुपीज। 2008 में जब सेंसेक्स 21,000 तक पहुंच गया था 4 सालों में, उस वक्त इस स्टॉक का कीमत था 200 रुपए। 2004 में भी 200, 2008 में भी 200। कुछ स्टॉक्स की कीमत 500 रुपए से 5000 हो गई थी, बढ़िया स्टॉक 200 की 200 ही था, 300 भी नहीं हुआ। कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी थी। क्योंकि आप सबको ये पता होना चाहिए, स्टॉक मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी इज नॉट ओनली डिराइव्ड बाय इट्स प्रॉफिटेबिलिटी, बट इट इज डिराइव्ड बाय मेनी अदर फैक्टर्स, एंड दैट मेनी अदर फैक्टर्स वेर समहाउ स्टॉपिंग द कंपनी स्टॉक प्राइस टू गो ऑन अ राइजिंग मोड। ग्लोबल टेली के शेयर होल्डर्स काफी नाराज थे कि यार हमने पैसा लगाया कंपनी में, दुनिया किधर की किधर चली गई, हमारा 200 को 200 ही है। 2008 का जब एजीएम हुआ, उस एजीएम में शेयर होल्डर्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खरी खोटी सुना दी एजीएम में। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, कंपनी ऐसा कर रही वैसा कर रही है, पिछले 4 सालों से स्टॉक प्राइस 200 के उधर ही है, स्टॉक मार्केट कहीं से ऊपर गया, ऊपर से वापस नीचे आ गया, हम उधर ही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी ये बात पता थी, उनको बुरी लगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा आप जो कह रहे हो हम 100% एग्री करते हैं, बट आपको भी पता है हमारी कंपनी वाकई में प्रॉफिट्स में है, बट अब स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ रहा, वो हमारे कंट्रोल के बाहर है। बट फिर भी अगर आपको भरोसा नहीं है तो आज कंपनी आपको बायबैक्स की अनाउंस करती है। जिनको भी कंपनी पर भरोसा नहीं है वो 300 रुपीज पर शेयर लेकर अपना कंपनी में शेयर हमें बेचकर निकल सकता है। दैट बायबैक 300 रुपीज पर शेयर, जब स्टॉक प्राइस 200 रुपए चला था, इट प्रोवाइडेड एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द शेयर होल्डर्स। जिनको कंपनी के अंदर 200 इन्वेस्ट करके चलो 300 मिला था, वो पैसा लेके बाहर हो गए। कंपनी ने अपने ऊपर भरोसा था कंपनी को, तो कंपनी ने उनसे बायबैक करके कंपनी ने बाद में स्टॉक प्राइस बढ़ा दिया, वो बात अलग है। यस और नो। तो दोस्तों आपको समझना है, यहां पर जो हमने अभी डिस्कस किया, पर्पस ऑफ ईच ऑफ दिस रिस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटीज डिफरेंट, बट ईच वन ऑफ देम इज टारगेटेड टू रीबिल्ड और रीअरेंज द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, ये बताने के लिए। और ये अगला पैराग्राफ हमारे डिस्कशन में कवर हो गया। कैसे, देखो आगे क्या लिखा है। अ कंपनी में ग्रो हिज बिजनेस आइदर बाय नेहत आई, आइदर बाय इंटरनल एक्सपांशन और बाय external expansion. In the case of internal expansion, a company grows gradually over time in the normal course of business. अगर मैं ऐसा पढ़ा तो बोर लगता। Yes or no? Through acquisition of new assets, replacement of technology, obsolete equipments, and the establishment of new lines of products. But in external expansion, a firm acquires a running business and grows overnight through corporate रिस्ट्रक्चरिंग, जिसका एग्जाम्पल हमारा क्या था, टाटा स्टील का। ये जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ क्योंकि हमने प्रैक्टिकली समझ लिया तो पढ़ने में बहुत आसान लगता है। और मैं आपको बता रहा हूं, यही तरीका हमारे ऑल 26 चैप्टर्स में, बिकॉज मैं आपको कल भी कहा था, देखो प्रैक्टिकली आप 2-3 घंटे में जो टीचर 120 घंटे पढ़ा रहा है वो सब्जेक्ट, 2-3 घंटे में क्या जज करोगे? आपको सिर्फ ये जज करना है कि भैया वो जो पढ़ा रहा है तो वो आपको एग्जाम्पल देके पढ़ा रहा है, आपको कंसेप्ट देके समझा रहा है, या उसके पॉइंट्स आपसे लिखवा रहा है क्या प्रॉपर्ली। ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है। और एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, सबको ध्यान रखना, जो नोट्स मैंने बना के दिए हैं वो नोट्स भले ही मैंने रेडीमेड दिए, बट लेक्चर के दौरान जो भी मैंने पॉइंट्स बताए, आपको नोट्स तभी यूज करना है, रेफर करना है जब आपको लेक्चर के अंदर कुछ लिखते नहीं आए, मिस हो गया। वरना मैं चाहूंगा आप खुद आपके हैंड रिटन नोट्स बनाओ। जो रेडीमेड नोट्स दिए हैं उसका इस्तेमाल तभी करो जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस। कुछ तो मिलता है सब रेडीमेड दिया है ना, क्या को लिखने का। बिकॉज मैं बता रहा हूं, 1 टाइम ऑफ राइटिंग इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ रीडिंग, नंबर 1। एंड नंबर 2, प्रोफेशनल लेवल में आपको जब खुद की हैंडराइटिंग से आप लिखे हुए नोट्स पढ़ोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पेपर में जब आप लिखोगे, ध्यान रखना, अलग लेवल पे होगा। मैंने आपको कल भी कहा है कि हमारा जो नोट्स है मैंने वो सिंक्रोनाइज ऐसे किए, आप जब देखोगे क्लासरूम मॉड्यूल ये सब मिक्स करके 160-170 पेज टोटल नोट्स, पार्ट 1 पार्ट 2 आपको 450 पेज का दिखेगा, बट मैंने उसको इस तरह से फिल्टर किया 160-170 पेजेस में पूरा सीआरआई। तो आपको ये समझना है, पूरा सीआरआई अगर 160-70 पेज में सर ने किया है तो वो 160-70 पेज मुझे खुद लिखने हैं। हाँ, जब भी कोई रेफरेंस लेना है, मान लो कोई क्या होता है, अभी मान लो मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया पूरा, ठीक है, मैंने आज ये सब समझा दिया, मैंने कहा आप चलो ये क्वेश्चन दे दिए, आज ये सारे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पॉइंट्स बना के लाओ।
जब आप पॉइंट्स बनाओगे घर में, तब पॉइंट्स बनाते वक्त आप नोट्स का सहारा ले सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे बोलो भाई। फर्स्ट चैप्टर जो है टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, दैट इज द बेसिस ऑफ द ऑल 12 चैप्टर्स ऑफ सीआर। फर्स्ट चैप्टर को जितना मैंने हिसाब से फर्स्ट चैप्टर मैंने 15 दिन पढ़ा है। कितना दिन? 15 दिन, 15 घंटे पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर। इतना डिटेल में पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर, बिकॉज टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जब फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे तो आगे के चैप्टर बोलोगे सर ये फर्स्ट चैप्टर से लिंक्ड है, ये फर्स्ट चैप्टर से लिंक है। मर्जर, डीमर्जर के टाइप, स्प्लिट्स अप, स्पिन अप्स, देन डिवेस्टमेंट, देन रिवर्स मर्जर, स्ट्रेटेजिक अलायंस, जॉइंट वेंचर, ये सारे टर्म्स जब आप पहले चैप्टर में समझोगे तो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको सब आसान लगेगा, बिकॉज इट इज ऑल बेस्ड ऑन दैट। जहां तक आय का सवाल है, आप लेक्चर्स को देखोगे, मैं कल परसों मैंने आपको कहा था जिस सीक्वेंस में लेक्चर दिए हैं उस सीक्वेंस में आपको देखना है। मैंने नोट्स देते वक्त भी नोट्स के अंदर फर्स्ट सेकंड चैप्टर के नोट्स के बाद स्टूडेंट्स को सीधा 13 चैप्टर दिखता है। बोलते सर बाकी के चैप्टर गायब हुए कि नहीं, बाकी चैप्टर नीचे है। मैंने कहा ना फर्स्ट सेकंड उसके बाद सीधा 12 13 ऐसे नोट्स। तो जिस सीक्वेंस में नोट्स दिए उसी सीक्वेंस में आपको लेक्चर देखने और उसी सीक्वेंस में पढ़ाई भी करनी है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं बिकॉज स्टूडेंट भूल जाते बाद में, सर पूरा लेक्चर देख लेता और फिर मैं से आता सर अभी हो गया सब लेक्चर देखे सर, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, बट सर पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें? भाई कैसे स्टार्ट करें पूछ मत, सर ने पहले 2 दिनों में बता दिया कैसे करना। जिस सीक्वेंस में नोट्स दिए हैं, जिस सीक्वेंस में पढ़ाया गया उस सीक्वेंस में पढ़ना है, बट एंड में लीफो बेस पर पढ़ना है। लीफो मतलब क्या? लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब आपका फर्स्ट चैप्टर एंड में होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपने लेक्चर्स फर्स्ट चैप्टर से देखना शुरू किए थे। बाय द टाइम यू कम टू द एंड ऑफ द सिलेबस आपको सारे 26 चैप्टर्स का आइडिया आ गया, नॉलेज आ गया। आपको सीआरआई के पेपर में जब आप जाओगे, आपको ये भी मैं बता रहा हूं आज ही, आपको सीआर पहले नहीं लिखना है, आपको आय पहले लिखना है। बिकॉज आय के अंदर आपको कोई केस स्टडी नहीं आती है, वो आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए रखी हुई है। आईबीसी में आय के पेपर में आपको मैक्सिमम टाइम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, और जो केस स्टडी आती है वो ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स में कवर की है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। सीआर में आपको केस स्टडीज आती है, जैसे हमने डिस्कस किया ना, वो केस स्टडी आती है। तो केस स्टडी को पढ़कर उसको इंटरप्रेट करने के लिए वक्त लग सकता है। तो जो ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है, जो ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चंस है, पहले वो अटेंड करने का आय का पार्ट 50 मार्क का, और उसके बाद सीआर के 50 मार्क पे आने का। उसका एक प्रॉपर एनालिसिस है, वो आपको लेक्चर्स में मैंने बताया, विल अंडरस्टैंड इट। सब लोग हैं मेरे साथ? ऐश्वर्या ताई सो पिए थे? आज नहीं है सर, लंच के पहले लंच के बाद फर्क पड़ता है? यस और नो? भूख लगी है सर? आई नो नो। अभी बोली नो, बोली हाँ लगी है। किसकी बात मानूं मैं? सर ने इतना कुछ बोल दिया, शुभम सर ने, मैं बैठा था पीछे सुन रहा था उनका, पिछले 2-3 दिनों में मैं मन ही मन बोला सर हमारे लिए कुछ तो छोड़ो, कुछ तो छोड़ो हमारे लिए। बट अगेन जो सर ने कहा था उसको ही मैं जस्ट कहूंगा, वाकई में आपको ऐसा लग रहा होगा, बट ये जो परसों हम क्रिकेट खेले, कल हम साथ में वहां पर एक घंटा 1.5 घंटा जो स्पेंड किया टाइम, पुराने दिन मतलब जो थे वो ताजा हो गए, पुरानी यादें। बट मैं आपको कहूंगा ये तभी काम में आएगा जब आपका रिजल्ट जो है जून 22 का वो पॉजिटिव आएगा। वरना जैसे कि हमारी कटनी वाली दीदी किधर है? हाँ, व्हाट इज योर नेम बेटा? मधु। मधु 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 इतने दूर से आई हो बेटा, तो तुम यहां पर इतने दूर से आने के बाद मैं कहूंगा वाकई में तुम्हारा विजिट कब फ्रूटफुल होगा? व्हेन यू क्लियर ऑल द 3 मॉड्यूल्स। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, सर ने आपको कहा है कि बट आई एम नोन फॉर माई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड स्वॉट एनालिसिस। By God's grace, for the last 14 years, I am into this teaching profession, and every day I have at least 2 or 3 students from different backgrounds, CA Foundation, CA Inter, CA Final, CA Professional, CS Executive, कि स्टूडेंट्स प्लानिंग और पढ़ाई का स्ट्रैटेजी मुझसे लेते हैं। तो मैं अक्सर ये स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स के साथ 1 महीना 2 महीने के लेक्चर्स के बाद शेयर करता हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के पास वाकई में वो 45 डेज का जो टाइम है वो चला गया है। यू हैव वेरी लेस टाइम इन हैंड। तो जैसे कि मैंने शुभम सर से भी शेयर किया है, शुभम सर ने आपको कहा था कि वो आपको प्लानिंग स्ट्रेटेजी बताएंगे, तो मैंने उनको कहा है कि मैं बता दूंगा।
मैं आपके साथ हमारे गवर्नेंस वाले सेशन में मैं चाहता हूं कि उस सेशन में आप लोग पेन पेंसिल हर एक इंस्ट्रक्शन जो मैं आपको बताऊं वो आपकी किताब पर आपके लिखी होनी चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हो सके तो ऑडियो रिकॉर्डिंग जरूर करना मोबाइल में, ताकि कुछ छूट गया आपका बाय चांस तो लेटर ऑन यू कैन लिसन। मैं आपको तीनों मॉड्यूल की, ध्यान सुना, तीनों मॉड्यूल की जो स्ट्रेटेजी दूंगा मैं आज आपको बता रहा हूं बिफोर गिविंग द स्ट्रेटेजी। अगर कोई भी स्टूडेंट जो प्रोफेशनल में है, क्योंकि प्रोफेशनल में है मतलब वो स्टूडेंट सीएस बनने के लायक है। महबूब ने आपको 2 दिन पहले बता दिया कि सबसे टफ सीएस में क्या है, एग्जीक्यूटिव है, प्रोफेशनल नहीं है। तो अगर आप प्रोफेशनल में हो तो मैं आपको दावे के साथ उस स्ट्रेटेजी से आप तीनों मॉड्यूल क्लियर कर सकते हो। सिर्फ आपको वो स्ट्रेटेजी 100% फॉलो करनी है। महबूब ने वो फॉलो की थी, वो रैंक में आया था। आपको रैंक में नहीं आना है, कोई दिक्कत नहीं, आप तीनों ग्रुप क्लियर हो जाओ। नहीं सर रैंक में भी आना है, रैंक में आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं आपको बता रहा हूं ये स्ट्रेटेजी कहना आसान है, सुनना आसान है, करना भी आसान है, बट उसको कंसिस्टेंटली करना मुश्किल है। करना आसान है, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, चौथे दिन पहले पहाड़े 55। सर आज काका के मामा के लड़के के बहन की शादी थी, बचपन में वादा किया था कि मैं आऊंगा, सर अभी जाना पड़ा सर वहां से 3-4 दिन आने के बाद उसी में चले गए। अब मेरा क्या होगा? तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा जो भी होगा जून 22 में होगा। तो आपको वो सिर्फ जो रुकावट है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो आपको फॉलो करना है। इसलिए मैं अगेन बिफोर वी स्टॉप टुडे सेशन राइट नाउ, आप दोपहर के सेशन में अगर आपको 100% आपका देना है तो अभी का लंच उस तरह से करना ऐश्वर्या ताई, वरना मैं इधर बोल रहा हूं, हाँ ऐसे नहीं होना चाहिए। और वैसे भी आज हमारी पार्टी है तो मैं कहूंगा लंच थोड़ा कम ही करो, मतलब पार्टी में कुछ ज्यादा मजा आएगा। दबा के खाओ, इतना खाओ कि हम परेशान होना चाहिए, अरे यार कितना खा रहे, खाओ दबा के खाओ, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू, बाय बाय।